चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतर रहे हैं जो आश्चर्य और भय दोनों को जगाता है। हमारे ग्रह के पानी के नीचे छिपे हुए निवासी। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली चर्चाओं और कहानियों से प्रेरित होकर हम इस सवाल का पता लगाएंगे, क्या विशाल आकार के जीव और शायद वे भी जिन्हें लंबे समय से विलुप्त माना जाता है, अभी भी हमारी झीलों, नदियों और महासागरों की लहरदार सतहों के नीचे छिपे हो सकते हैं? सचमुच पानी में कुछ है, लेकिन वास्तव में क्या? हमारी दुनिया की समुद्र, झीलें और नदियां आकर्षण और रहस्य का एक मनोरम मिश्रण है। मानवता हमेशा से ही पानी के इन विशाल विस्तारों की ओर आकर्षित रही है जो पूरे ग्रह को ढकते हैं। वे निस्संदेह हमारे ग्रह का जीवन रक्त है और मनुष्य के रूप में हमें उन गहराइयों के बारे में एक लगभग अंतर्निहित जिज्ञासा प्रतीत होती है जो उन हमेशा बदलती सतहों के नीचे स्थित है। यह आकर्षण हमारे सबसे कल्पनाशील सपनों और समान रूप से हमारे सबसे भयावह दुस्वप्नों को ईंधन देता है। हमने इस रहस्यमय दायरे की केवल एक झलक देखी है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए चंद्रमा पर जितने व्यक्ति गए हैं, उससे कहीं अधिक लोगों ने हमारे महासागरों के सबसे गहरे गर्तों का दौरा किया है। पृथ्वी की सतह के 2/3 से अधिक भाग को कवर करने के बावजूद हमारे समुद्रों और महासागरों का एक चौंका देने वाला 95% भाग अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। प्रत्येक वर्ष दसियों हजार नई प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है और इन खोजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जलीय है। ऐसा लगता है एक अशुभ अंतर्धारा रखती है। संभावित रूप से लाखों करोड़ों जलजनित प्रजातियां अभी भी खोज की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये स्वाभाविक रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है, उन अंधेरी गहराइयों के भीतर और क्या छिपा हो सकता है। सदियों से नाविकों ने विभिन्न समुद्री राक्षसों के साथ भयानक मुठभेड़ों का वर्णन किया है। शायद सबसे प्रतिष्ठित भयावह क्रैकन है। हालांकि आधुनिक समय में इन खातों को बड़े पैमाने पर काल्पनिक कहानियों के रूप में खारिज कर दिया गया है। नौसेना के नौसिखिया रंगरूटों को डराने और समुद्री डकैती को रोकने के लिए बुनी गई समुद्री कहानियां। फिर भी आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि तथाकथित समुद्र, नदी और झील राक्षसों के देखे जाने की घटनाएं आज भी उतनी ही प्रचलित हैं जितनी सदियों पहले थी। 1990 के दशक के अंत में इस विषय में रुचि में उल्लेखनीय पुनरुत्थान हुआ। 1997 में अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन या एनओए ने पानी के नीचे एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि का पता लगाया। ये ध्वनि, जिसे बस ब्लूप कहा जाता है, कथित तौर पर इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि इसे 3000 मील से अधिक दूरी पर स्थित कई सेंसरों द्वारा उठाया गया था। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ऐसी ध्वनि केवल एक विशाल, अभी तक अज्ञात समुद्री जानवर द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी प्राणी से कहीं अधिक बड़ा है। हालांकि 2012 तक आगे की जांच से एक अधिक स्थलीय उत्पत्ति का पता चला। ध्वनि को समुद्र तल के विरुद्ध खिसकने वाली समुद्री बर्फ के कारण माना गया। फिर भी प्रारंभिक रहस्य ने दुनिया भर में कल्पनाओं को मोहित कर लिया था, जिससे कई लोगों ने समुद्री राक्षसों पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया था। क्रैकन की किंवदंती सहस्राब्दियों पुरानी है। होमर की ओडिसी एक उल्लेखनीय रूप से समान जानवर का उल्लेख करती है। हालांकि ये नॉर्वेजियन लेखक एरिक पोंटोपिडन, जिसने सबसे पहले विस्तृत विवरणों में से एक प्रदान किया। पोंटोपिडन ने मछुआरों के खातों के आधार पर लिखा कि यह प्राणी इतना विशाल था कि यह आसानी से 5000 टन के जहाज को गहरे अंधेरे रसातल में खींच सकता था। उन्होंने वर्णन किया कि इसकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि वे जहाजों के डेक से नाविकों को झपट सकती थी और उन्हें डुबो सकती थी। इन कहानियों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और प्रतिष्ठित कुछ ही प्रकृतिवादियों ने उन्हें कोई गंभीरता दी। हालांकि 1857 में किंवदंती कल्पना के दायरे से वैज्ञानिक संभाव्यता की ओर बढ़ने लगी। जेपेटर स्टीनस्ट्रूप नामक एक डेनिश प्रकृतिवादी ने एक बड़े स्क्विड के चोंच की जांच की जो एक स्थानीय समुद्र तट पर बहकर आ गया था।
ये चोंच 3 इंच चौड़ी थी, जो ज्ञात स्क्विड नमूनों में पाए जाने वाले किसी भी चोंच से काफी बड़ी थी। जबकि स्टीनस्ट्रूप जानवर के पूरे आकार के बारे में केवल अनुमान लगा सकते थे। जब उन्हें बाद में 2 विशाल भुजाएं सौंपी गई, जो बहामास के एक समुद्र तट पर दिखाई दी थी, तो उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि क्रैकन वास्तव में वास्तविक था। हाल के समय में विशाल और यहां तक कि विशाल स्क्विड का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो 15 मीटर तक लंबाई में बढ़ रहे हैं। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि वे 20 मीटर तक के आकार तक पहुंच सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से इन विशाल जानवरों के जीवित नमूनों को हाल ही में 2004 में फिल्माया और फोटो खींचा गया था। लेकिन क्या ये वास्तविक जीवन के दिग्गज पुरानी क्रैकन कहानियों का स्रोत हो सकते हैं? ये असंभाव्य लगता है। विशाल स्क्विड शायद ही कभी सतह पर देखे जाते हैं। आमतौर पर 800 से 1600 मीटर की गहराई के बीच रहते हैं, और जबकि उनकी उपस्थिति भयावह लग सकती है, वे मुख्य रूप से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और अपेक्षाकृत कोमल प्राणी माने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रैकन शायद उनके आकार और कथित क्रूरता का एक अतिशयोक्ति थी। लेकिन वास्तव में कौन जानता है कि उन कुचलने वाली गहराइयों में और क्या छिपा है? आखिरकार क्रैकन की किंवदंती विशाल या विशाल स्क्विड के अस्तित्व के बारे में हमारी जागरूकता पहले से है, जिससे ये सवाल उठता है, इस स्थायी मिथक को किस मूल अवलोकन ने जन्म दिया? 2004 में एक 9 फुट की महान सफेद शार्क से जुड़ा एक जीपीएस टैग ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट पर खोजा गया था। यह खोज उस शार्क को मूल रूप से टैग किए जाने के 4 महीने बाद और कुछ ही मील की दूरी पर हुई थी। वन्यजीव संरक्षणवादियों ने टैग के भीतर संग्रहित डेटा का विश्लेषण किया और कुछ वास्तव में हैरान करने वाला खोजा। उन शुरुआती 4 महीनों के दौरान इस मादा शार्क ने लगातार तटीय जल में शिकार किया था। शायद ही कभी 600 फीट की गहराई से आगे बढ़ी थी। हालांकि 24 दिसंबर को सुबह 4 बजे डेटा ने महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे से 1900 फीट की गहराई तक 2 मिनट से भी कम समय में अचानक तेजी से उतरना दिखाया। एक गति जो शार्क की तैराकी क्षमताओं से कहीं अधिक थी। प्रारंभिक विचार यह था कि टैग बस अलग हो गया था, लेकिन इसे जल्दी से खारिज कर दिया गया। यदि शार्क इतनी तेजी से नीचे नहीं तैर सकती थी, तो टैग निश्चित रूप से इतनी तेजी से अपने आप नहीं डूबेगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तेजी से उतरने के दौरान टैग द्वारा दर्ज तापमान एक स्थिर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा, जो शार्क के पंख से जुड़े होने पर दर्ज 46 डिग्री से काफी अधिक गर्म था। इस तथ्य के साथ कि टैग बहुत गहरे और इसलिए बहुत ठंडे पानी में उतर रहा था, एक साधारण अलगाव के परिणाम स्वरूप तापमान में अचानक गिरावट आनी चाहिए थी, जो कि नहीं देखी गई थी। जांच करने पर टैग स्वयं एक ऐसे पदार्थ से पंक्तिबद्ध पाया गया जो पेट का एसिड माना जाता है। इस अंतिम सुराग ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि इस महान सफेद शार्क को किसी बहुत बड़े प्राणी ने मार डाला और खा लिया था। निश्चित रूप से सवाल बना रहा, क्या कुछ ने किलर व्हेल द्वारा हमले का सिद्धांत दिया? ओरकास को शार्क का शिकार करने के लिए जाना जाता है और निश्चित रूप से उनके पास आकार होता है जो 32 फीट तक की लंबाई तक बढ़ते हैं। हालांकि इस उदाहरण में दर्ज की गई गहराई 1900 फीट इस सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या पैदा करती है, क्योंकि किलर व्हेल को कभी भी 850 फीट की मामूली गहराई से अधिक नहीं देखा गया है, जो दर्ज की गई गहराई के आधे से भी कम है। 10 साल बाद 2014 में कुछ समुद्री जीव विज्ञानियों ने एक अलग अपराधी का प्रस्ताव दिया। एक और बहुत बड़ी महान सफेद शार्क, अत्यधिक भूख या एक क्षेत्रीय विवाद से प्रेरित होकर। फिर भी इस सिद्धांत की भी अपनी कमजोरियां हैं। महान सफेद शार्क के बीच नरभक्षण, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के आसपास के प्रचुर मात्रा में पानी में, अत्यंत दुर्लभ है। इसके अलावा ये अत्यधिक बुद्धिमान शिकारी आमतौर पर विभिन्न हाव भाव और अंतःक्रियाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को अहिंसक रूप से हल करते हैं। अंत में उतरते हुए टैग द्वारा दर्ज तापमान 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक महान सफेद शार्क के उच्चतम संभावित दर्ज पेट के तापमान, जो 64 डिग्री है,
से पूरे 14 डिग्री अधिक गर्म था। इन विसंगतियों ने कुछ लोगों को मेगालोडन के जिम्मेदार होने की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। संभावित रूप से सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मछली जो कभी अस्तित्व में रही है, जिसकी अनुमानित लंबाई 60 फीट तक है। वैज्ञानिक समुदाय के लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले मेगालोडन के विलुप्त होने पर आम सहमति के बावजूद दुनिया भर से विशाल शार्क के कई प्रत्यक्षदर्शी खाते बने हुए हैं, जबकि इन दृश्यों को अक्सर गलत पहचान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें व्हेल और बास्किंग शार्क सबसे संभावित उम्मीदवार है। इसने उन लोगों को नहीं रोका है जो मानते हैं कि मेगालोडन जीवित और स्वस्थ है, अभी भी महासागरों की गहराइयों में घूम रहा है। आखिरकार 1875 में ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर के एक ड्रैगनेट ने अन्य चीजों के साथ एक मेगालोडन दांत निकाला। जब इस दांत को मैंगनीज डाइऑक्साइड के निर्माण को मापने वाली विधि का उपयोग करके दिनांकित किया गया, तो ये केवल 11,000 वर्ष पुराना पाया गया। किसी भी मामले में मेगालोडन एकमात्र विलुप्त प्रजाति नहीं है जिसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वह अभी भी हमारे महासागरों में घूमती है। 1915 में एक जर्मन पनडुब्बी U-28 ने कथित तौर पर एक विशाल समुद्री सरीसृप के साथ एक भयानक मुठभेड़ किया था। कमांडर फ्रीहर जॉर्ज गुंथर वॉन फोस्टनर ने जहाज की लॉगबुक में घटना का दस्तावेजीकरण किया था। 30 जुलाई 1915 को उनकी U-28 ने ब्रिटिश स्टीमर आइबेरियन को टारपीडो किया, जो उत्तरी अटलांटिक के पार एक समृद्ध माल ले जा रहा था। स्टीमर तेजी से डूब गया, उसका धनुष लगभग लंबवत हवा में चिपक गया, इससे पहले कि पूरा जहाज लहरों के नीचे गायब हो गया। लगभग 25 सेकंड बाद एक गहराई पर जिसका चालक दल सटीक आकलन नहीं कर सका, एक हिंसक पानी के नीचे विस्फोट हुआ, मलबे को ऊपर की ओर धकेल दिया और उसके बीच एक विशाल जलीय जानवर पानी से लगभग 80 फीट की ऊंचाई तक। उस क्षण कॉनिंग टॉवर में कमांडर के 6 वॉच अधिकारी थे, जिनमें मुख्य अभियंता, नाविक और हेल्समैन शामिल थे। एक साथ उन सभी ने एक दूसरे का ध्यान समुद्र के इस अजूबे की ओर आकर्षित किया, जो मलबे के बीच तड़प रहा था और संघर्ष कर रहा था। वे निश्चित रूप से प्राणी की पहचान नहीं कर सके, लेकिन सभी सहमत थे कि ये एक जलीय मगरमच्छ जैसा दिखता था। लगभग 60 फीट लंबा, बड़े जालयुक्त पैरों जैसे 4 अंगों, एक लंबी नुकीली पूंछ और एक सिर जो एक बिंदु पर भी पतला होता था। दुर्भाग्य से जानवर के लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद दृष्टि से ओझल होने से पहले वे एक तस्वीर नहीं ले सके। यदि कमांडर की रिपोर्ट उनके चालक दल द्वारा पुष्टि की गई पर विश्वास किया जाए, तो उन्होंने जो वर्णन किया वह एक मोसासौर जैसा दिखता है, विशाल समुद्री सरीसृप जो 60 फीट तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं और माना जाता है कि लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे। फिर भी इन प्राणियों को कथित तौर पर न्यूजीलैंड के तट से हाल ही में 2013 में और पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अन्य हिस्सों में देखा गया है। वैज्ञानिक समुदाय बड़े पैमाने पर इन दृश्यों को खारे पानी के मगरमच्छों की गलत पहचान के रूप में खारिज करता है। हालांकि ये अधिकांश प्रत्यक्षदर्शियों के लिए थोड़ा खिंचाव लगता है, जिन्होंने 50 फीट से अधिक लंबाई की सूचना दी है, जबकि सबसे बड़ा दर्ज खारे पानी का मगरमच्छ सिर्फ 20 फीट से कम लंबा था। गहरे समुद्र के ये कथित राक्षस केवल प्रागैतिहासिक जीवों तक ही सीमित नहीं है। 20वीं सदी के अंत की ओर प्रशांत महासागर में काम कर रहे एक जापानी व्हेल अनुसंधान पोत ने पानी की सतह पर एक विशाल प्राणी को दौड़ते हुए देखने की सूचना दी। ये लगभग 90 फीट लंबा, रंग में सफेद, एक अल्बिनो व्हेल की तरह था, लेकिन इसका आकार मानव जैसा था, जिसमें एक गोल सिर और टेंड्रिल जैसे हाथ या पंख थे जो उसके पूरे शरीर जितने लंबे थे। इसके पैर या पैर नहीं थे, बल्कि इसके शरीर का निचला आधा भाग पतला होकर मत्स्यांगना जैसी पूंछ में समाप्त होता था। अपने बदसूरत मानव जैसे आकार के कारण अनुसंधान दल ने इसे निंगेन नाम दिया, जिसका जापानी शब्द मानव। तब से इसे कई बार देखा गया है, सबसे अधिक दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में, जिससे कई लोगों का मानना है कि यह ठंडे जलवायु में रहता है।
कथित तौर पर फोटोग्राफिक और यहाँ तक कि वीडियो सबूत भी मौजूद है, लेकिन फुटेज की गुणवत्ता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है, जिससे कई लोग अनुमान लगाते हैं कि ये विशाल प्राणी एक धोखा से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि यदि निंगेन मौजूद है तो कुछ ने सुझाव दिया है कि ये व्हेल की एक अभी तक अज्ञात प्रजाति हो सकती है। निश्चित रूप से इस तरह के दृश्य केवल खुले समुद्र में ही नहीं होते हैं। दुनिया भर में कई झीलें और नदियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे विदेशी या प्राचीन प्राणियों को छिपाती है, जिसमें संभवतः सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लोच नेस मॉन्स्टर है। नेस्सी के देखे जाने की घटनाएं 6ठी शताब्दी जितनी पुरानी है, लेकिन अधिकांश प्रत्यक्षदर्शी खाते केवल 1930 के दशक के बाद दिखाई देने लगे। लोच नेस के आसपास ली गई कई सम्मोहक तस्वीरें और यहां तक कि वीडियो सबूत भी कथित तौर पर झील की सतह पर अजीब गड़बड़ी दिखाते हैं। इनमें से कई दृश्य एक प्लेसियोसॉर की छवि को उभारते हैं, एक बड़ा जलीय सरीसृप जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया माना जाता है। कई सिद्धांत हैं जो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि लाखों साल पहले सामूहिक विलुप्त होने की घटना से प्लेसियोसॉर का एक बड़ा समूह कैसे बच गया होगा और स्कॉटिश हाईलैंड्स की झीलों में अपना अस्तित्व बनाए रखा होगा। दुर्भाग्य से हालांकि हर गुजरते साल के साथ कुछ कम होती दिखती है, क्योंकि एक के बाद एक धोखे का पर्दाफाश होता है और हम आश्चर्य करते रह जाते हैं कि क्या नेस्सी कभी वास्तविक थी। लोच नेस कई बड़े जल निकायों में से केवल एक है जिसके बारे में माना जाता है कि ये प्लेसियोसॉर का घर है। इसी तरह के दृश्य दुनिया भर की गहरी झीलों और यहाँ तक कि समुद्र में भी दर्ज किए गए हैं। 1977 में न्यूजीलैंड के तट से मछली पकड़ने वाले एक जापानी ट्रॉलर ने एक बड़े शव को खींचा जिसे प्लेसियोसॉर के सड़ते अवशेष माना जाता था। तस्वीरें कम से कम कहने के लिए सम्मोहक हैं। एक लंबी गर्दन और पंखों का एक सेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और जबकि कई वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि यह मछली व्हेल या अन्य स्तनपायी नहीं था, बाद के विश्लेषण से संकेत मिला कि ये एक बास्किंग शार्क के भारी रूप से बिगड़े हुए अवशेष होने की अधिक संभावना थी। हाल ही में ध्यान बहुत हद तक टेम्स नदी पर केंद्रित हो गया है, इस अटकल के साथ कि लंदन शहर से होकर बहने वाली ये प्राचीन नदी अपने स्वयं के लोच नेस मॉन्स्टर का घर है। 2016 में YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें O2 एरिना के पास नदी के ऊपर तैरती हुई एक बड़ी काली वस्तु दिखाई दे रही थी। 2 कूबड़ संक्षेप में सतह को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, फिर से डूब जाते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद टेम्स बैरियर के पास फिल्माए गए एक अन्य फुटेज में एक बहुत ही समान काली वस्तु फिर से नदी की सतह पर टूटती हुई दिखाई दी, इस बार बहुत लंबी अवधि के लिए। फिल्म बनाने वाले व्यक्ति ने फुटेज की समीक्षा करने के बाद ही डिलीट कर दिया। अविश्वसनीय रूप से उसी सप्ताह डॉकलैंड्स में एक तीसरा फिल्म का टुकड़ा कैप्चर किया गया था। एक बार फिर सतह के नीचे तैरती हुई एक और बड़ी काली वस्तु दिखाई दे रही थी। वन्य जीव विशेषज्ञ इन वीडियो से हैरान थे, खासकर पहले वाले से। हालांकि सील, डॉल्फिन और पोर्पोइस को टेम्स में तैरते हुए जाना जाता है, लेकिन इतना बड़ा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया था, या उस मामले के लिए तब से। तो हमें इन सभी समुद्र, नदी और झील राक्षस कहानियों का क्या बनाना है? क्या इन दृश्यों में कोई सच्चाई है, या हमें उन सभी को अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ नहीं कहकर खारिज कर देना चाहिए? ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सम्मोहक प्रमाण नहीं है कि इनमें से कोई भी प्राणी मौजूद है, लेकिन दूसरी ओर पृथ्वी के पानी की गहराइयां इतनी अपारदर्शी, रहस्यमय और दुर्गम हैं कि वे सौरमंडल के किसी दूर दराज के क्षेत्र में ही हो सकती है। हम बस ये नहीं जानते कि नीचे क्या है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे पानी में बड़े आकार के शिकारी संभावित अस्तित्व ने हमारी कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। ऐसा लगता है कि हमारे पास खोजने के लिए बहुत कुछ बचा है, और संभवतः डरने के लिए और भी बहुत कुछ। अगली बार जब आप किसी झील, नदी या समुद्र में तैरने जाए तो एक पल निकालकर विचार करें कि आपके पैरों के नीचे क्या छिपा हो सकता है। लहरों के नीचे के रहस्यों में इस गहरी डुबकी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
और अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, क्या ये इंसिडेंट सिर्फ कहानियां हैं या क्या इनमें कुछ और सच्चाई हो सकती है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगली बार तक सतह के नीचे देखते रहें